Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum. Welcome to our YouTube channel in which we are solving topicals for IGCSE Physics. Course code is 0625 और अभी हम P2 solve कर रहे हैं. And this is part 2 of the video in which we are solving topicals related to the topic motion. और पार्ट 1 में हमने 17 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और अब हम पार्ट 2 पे मूव कर रहे हैं. ये टॉपिक थोड़ा सा एक्सटेंसिव होगा. मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि इसके 3 से 4 पार्ट्स हो सकते हैं क्योंकि इसमें क्वेश्चंस भी ज़्यादा है. इसकी एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव होती है हर क्वेश्चन की, तो इस वजह से हमें थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लगेगा इसके साथ. और इस टॉपिक को कवर करने के लिए 4 से 5 वीडियोस होंगी. अच्छा जी, बिफोर वी स्टार्ट तो काइंडली hit the subscribe button and press the bell icon so that you don't miss a video. और अगर आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही हैं इन एनी पॉसिबल वे तो काइंडली मुझे अपने दुआओं में याद रखिए. और सेकेंडली अपने कमेंट्स के ज़रिए मुझे बताते रहो कि कहाँ पर कोई प्रॉब्लम आ रही है. इन टॉपिकल्स के अलावा अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो भी मुझे भेजो. वो भी इंशाल्लाह हम सॉल्व करके अगली वीडियो में इस वीडियो के साथ उसको लिंक करके स्टैब्लिश कर लेंगे. ठीक है, तो अब हम अपना सॉल्यूशंस शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 से हमने स्टार्ट करना है, which states that a tennis ball falls from the upstairs window of the house. What can be said about the acceleration of the ball if air resistance is ignored? Number A, it depends on the density of the ball. Number B, it depends on the mass of the ball. Number C, it increases as the ball falls. Number D, it stays the same as the ball falls. अच्छा, ये थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन है और अभी तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कुछ सिनेरियोज आएंगे जिसमें वो आपको कहेंगे कि वी आर इग्नोरिंग द एयर रेजिस्टेंस. ठीक है, तो अभी तक जो आपने टर्मिनल वेलोसिटी और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए हैं जिसमें एयर रेजिस्टेंस वाज वेरी मच प्रेजेंट, तो उसमें कुछ और होता है, उसका रिजल्ट कुछ और होता है. और जब कोई चीज़ फ्री फॉल में है यानी ऊपर से नीचे गिर रही है और उसको एयर रेजिस्टेंस फेस नहीं करना पड़ रहा, तो फिर बिल्कुल एक अलग सिनेरियो हो जाता है. ठीक है, so when air resistance basically is ignored, we know that when something goes up, its velocity is decreasing until it reaches zero. ठीक है, मैं आपको बिल्कुल पॉइंट ए से बता रही हूँ. एक चीज जब ऊपर जा रही होती है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा डिक्रीज हो रही होती है. ठीक है, until अप अ पॉइंट कि वो जीरो हो जाती है उसकी वेलोसिटी. ऑब्जेक्ट हम जरा बड़ा बना लें. ठीक है, और फिर वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है. ठीक है, फिर वो ऑब्जेक्ट जमीन की तरफ वापस आना शुरू हो जाता है. जब it starts to fall down, if air resistance is there, the weight and the air resistance after some time will balance each other, resultant will become zero and a terminal velocity will be reached. ठीक है, so after terminal velocity the acceleration will become zero. But जब एक ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है और हम ये कह रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस जीरो है या कैन बी इग्नोर्ड, वो ऐसे है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करती हमारे लिए. जब ये होता है ना तो इट्स एक्सेलरेशन स्टेज द सेम. वो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आता है. ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो इस पे एक्ट कर रही है ऑब्जेक्ट पे, जीएफ लिख देते हैं इसे. ठीक है, वो हर ऑब्जेक्ट जो जमीन की तरफ आ रही है, इट इज फॉलिंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, वो सेम रहती है. ठीक है, आपके लिए ये वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड है. तो चूंकि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो ये सब सेम इस पे एक्ट करेगा और वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ फॉल करेगा.
तो जब भी आपको एक ऐसा सिनेरियो बताया जाए जिसमें एक ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है और एयर रेजिस्टेंस आपकी जो है वो एक्ट कर ही नहीं रही है, एयर रेजिस्टेंस को हमने इग्नोर कर दिया है या वो है ही नहीं है, तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होगी। ठीक है जी, दिस इज इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द सिनेरियो जिसमें एयर रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कभी भी आपकी डेंसिटी ऑफ द बॉल पे डिपेंड नहीं करेगी, मास ऑफ द बॉल पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉल जब बॉल करेगा तो स्पीड जरूर इंक्रीज होगी, लेकिन एक्सेलरेशन उसकी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी, एक्सेलरेशन नहीं हो रही हो। समझ आ गई जी। 19th क्वेश्चन पे हम मूव करें तो हमें पता चलता है कि अ कार जॉइंस अ रोड at a speed of 14 meter per second and accelerates at 4 meter per second square for 5 seconds. What is the final speed of the car? ठीक है, तो अब आपको एक उस गाड़ी की इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। ठीक है, आप लोग मेरा ख्याल से U और A यूज करते हो इनिशियल और फाइनल के लिए। अच्छा, मुझे हमेशा VF और VI यूज करना ज्यादा बेहतर लगता है, तो आपकी मर्जी, आप कुछ भी यूज कर लें। आप दोनों यूज करेंगे तो मार्क्स आपके नहीं कटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वो कह रहा है कि जी जब कार ने ज्वाइन किया था तो वो 14 मीटर पर सेकेंड पे उसने ज्वाइन किया था, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 14 मीटर पर सेकेंड थी या इनिशियल स्पीड, और फिर उसकी एक्सेलरेशन हुई 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम हमें दिया गया है 5 सेकेंड्स। ठीक है, और हमें फाइनल स्पीड निकालनी है। तो ये जो सारी चीजें हैं ये एक ही फॉर्मूले से एसोसिएट होती हैं, जो कि है VF माइनस VI ओवर T इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ये फॉर्मूला आपको बार बार मोशन के क्वेश्चंस में करना पड़ेगा, तो ये आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। तो अगर हम वैल्यूज पुट करें तो हमारी फाइनल वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है, हमें पता नहीं है। हमारी इनिशियल वेलोसिटी 14 है, टाइम जो है वो 5 सेकेंड है, और जो एक्सेलरेशन है वो 4 है। तो इसमें क्या होगा कि VF माइनस 14 इधर ही रहेगा, 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ 20 आ जाएगा, यहाँ VF आ जाएगा, 14 को हम उस साइड पर ले जाएंगे, तो फिर 20 plus 14 would be 34 meter per second। ऑप्शन है जी हमारे पास 34, दिस इज द ऑप्शन, और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। इस किस्म के क्वेश्चंस में बाज औकात यूनिट सही नहीं दिए हुए होते। आपको यूजुअली अपने यूनिट्स को अपने आंसर से कि यूनिट से ज़रूर टैली कर लेना चाहिए कि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर पर मिनट में तो नहीं दिया गया और आंसर मीटर पर सेकंड में तो नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर कन्वर्जन्स करनी पड़ती हैं। ठीक है जी, 20th question states that the gravitational field strength is 18.8 Newton per kg on Venus and 3.8 Newton per kg on Mars. An object has a weight of 42 newtons on Venus. So what are the mass and weight of the object on Mars? अब ये हमने एस्टैब्लिश कर लिया है कि जब भी हमें वेट और मास का एसोसिएट करना होता है तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है which is W is equal to mg। अब हमारे पास यहाँ पे वीनस के हवाले से वेट भी है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी है। तो अगर हम ये वैल्यूज इस फॉर्मूला में डालें तो उससे हमारे पास मास आ जाएगा। ठीक है, 8.8, तो 42 divided by 8.8 will give you the mass, and that is 4.77 kgs। ठीक है, ये आपका मास आ गया। अब जो मास है वो चाहे आप वीनस पर हो चाहे आप मार्स पर हो सेम रहेगा, क्योंकि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर ऑन द बॉडी
तो जितना मैटर आपके पास वीनस पे है उतना ही आपके पास मार्स पे भी है। तो अगर हम ये देखें, अच्छा हम लोगों ने 4.77 राउंडेड ऑफ वुड गिव यू 4.8, तो हमें पता चल गया कि मास हमारा 4.8 आ रहा है, तो ये जो दोनों हैं ये रेलेवेंट हो गए हैं आंसर्स, ठीक है। और अब इसी इक्वेशन से हम यहाँ पर मार्स वाला निकाल लेंगे, W इज इक्वल टू mg। अब हमारे पास मास आ गया है, ठीक है, तो W यही रहेगा, मास उस ऑब्जेक्ट का सेम ही रहना है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ आपको 3.8 दी गई है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 18.1 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके आप 18 बना सकते हो, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए would be the correct answer. Which graph represents an object that is moving at a constant speed? अच्छा, अब ये distance time graph है, ये speed time graph नहीं है, तो इसमें please remember that a straight line on a distance time graph means के object जो है वो at rest है, वो move ही नहीं कर रहा, तो constant speed तो हो ही नहीं सकती। जो ऑप्शन बी है उसमें इंक्रीजिंग स्पीड है, कांस्टेंट नहीं है। जो ऑप्शन सी है उसमें भी जो आपकी स्पीड है वो डिक्रीज हो रही है, तो वो भी कांस्टेंट नहीं होगा। डी इज द ओनली वन जो कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन गोइंग अप और डाउन, ठीक है, वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे कांस्टेंट स्पीड को, ठीक है। वो आपका ऐसे जा रहा हो, ऐसे आ रहा हो, यहाँ से ऊपर जा रहा हो, यहाँ से ऊपर जा रहा हो, अगर ये ग्रेडियंट आपका एक स्लोप जो है आपकी वो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, तो उसका मतलब है बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड। ये प्लीज देखो कि ये डिस्टेंस टाइम है, स्पीड टाइम ग्राफ नहीं है। स्पीड टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट्स अ बॉडी मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड, मगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल वाली, बिल्कुल ये ऑब्जेक्ट एट रेस्ट को रिप्रेजेंट करती है। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये एक सीधी लाइन का ग्रेडियंट जो है which is not vertical or horizontal, वो आपको रिप्रेजेंट करता है ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 23, in which situation does object X have a greater mass than object Y? तो फिर ये weight और mass का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्ट X जो है is in a greater या larger gravitational field than object Y, and both have the same weight. Object X shows a greater resistance to change in motion than object Y, and both experience the same resultant force. अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, mass का जो हम definition ही लेते हैं वो यही लेते हैं, it is the resistance to the change of motion, to the change of velocity of the object, ठीक है। तो अगर object X greater resistance show कर रहा है ऑब्जेक्ट Y के मुकाबले में, जब एक जैसी फोर्स दोनों को ऊपर अप्लाई हो रही है, ये ऑब्जेक्ट X है आपका, अभी मैंने तो दोनों को एक जैसे ही सा बना दिया, समझो इतना फोर्स 2 न्यूटन का फॉर एग्जांपल इस पे एक्ट कर रहा है, इस पे भी 2 न्यूटन का एक्ट कर रहा है, और ये वाला ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है टू द मोशन, चेंज इन मोशन, तो इसका मतलब ये है कि इसका मास y से ज्यादा ही होगा। जब भी वो ज्यादा रेजिस्ट करे, एक जैसी फोर्स अप्लाई हो रही है और ये कम रेजिस्ट कर रहा है और ये ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर मैटर ज्यादा है, इसका मास ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन बी है। ऑब्जेक्ट एक्स की डेंसिटी लोअर है, डेंसिटी का कोई ताल्लुक ही नहीं है मास के साथ, और object X moves at a greater speed than object Y and both possess the same kinetic energy। तो kinetic energy अगर दोनों की सेम है तो फिर तो स्पीड का कोई चेंज होना ही नहीं चाहिए है। तो 22 का जो ऑप्शन सबसे ज्यादा बेस्ट है वो बी है, क्योंकि हमेशा जो है ये रेजिस्टेंस या चेंज इन मोशन रिलेट किया जाता है विद द मास।
तो ये जो इनका कनेक्शन है इस वजह से, और ऑब्वियसली हमने करके भी देख लिया तो इस वजह से ये सही है। अच्छा जी, क्वेश्चन 23 स्टेट्स दैट द डायग्राम शोज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम है, ठीक है, फॉर 4 ऑब्जेक्ट्स। व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट्स एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन इंक्रीजिंग स्पीड। अच्छा यार, मैंने अब आपको पहले बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्ट्रेट लाइन जो है वो जीरो स्पीड को रिप्रेजेंट करता है, एट रेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो ऑप्शन आपका गलत हो गया। ये जो है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, क्योंकि उसका ग्रेडियंट या स्लोप बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, तो ऑब्वियसली ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अगर आप देखो तो वो इंक्रीज पहले तो हो रहा है स्पीड, ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये जीरो हो रही है, ठीक है। अगर आप इस ग्राफ को एक्सटेंड करो तो ये जीरो हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, तो ये भी फिर इंक्रीजिंग स्पीड नहीं है। जबकि इस ग्राफ को अगर डी वाले को आप देखो तो वो ऊपर से ऊपर से ऊपर चलता जा रहा है, अगर आप उसको एक्सटेंड करते हो तो यही एक ऑप्शन है जो एक इंक्रीजिंग स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, 24th question states that the graph shows the speed of a car varies with time at the start of the journey. Which distance time graph represents the motion of the car over the same period? यानी उन्होंने आपको एक स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है जिसमें उन्होंने आपकी स्पीड को कैसे वो टाइम से वेरी कर रही है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपको शो कर रहे हैं। तो इस तरह का एक ग्राफ डिस्टेंस टाइम में कैसे होगा, ठीक है। तो अब आप इसका सिंपल सा वो आपको नजर आ रहा है कि वो जो इसकी एक स्ट्रेट लाइन है वो आपको ये बता रही है कि उसकी जो ये आपका क्योंकि ग्रेडियंट एक्सेलरेशन शो करता है, ये बता रही है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरह का वो कि जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा, ये अगर हमको देखना है तो since the motion of the car over the same period. अच्छा, अब स्पीड टाइम ग्राफ को हम को रिलेट कैसे करते हैं। हमें ये पता है कि स्पीड टाइम ग्राफ में जो एरिया अंडर द ग्राफ होता है वो आपका डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है ना। तो अगर आप यहां से डिस्टेंस निकाल लो तो आप उसको रिलेट कर सकोगे टू द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ठीक है। अब आपको नजर आ रहा है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ में 4 सेकेंड्स का ये है, 4 सेकेंड्स का ये, तो हमें पूरा ही लेना पड़ेगा और ये एक अदर ट्रायंगल बन रही है बड़ी सी। तो अगर हम यहाँ पर एरिया निकाल लें उस ट्रायंगल का, बेस है जी उसका 4 और 6 है ये, तो 24/2 and 24/2 is going to give you 6 meters. तो अब देखो ना, डिस्टेंस को आपने यहाँ पे 6 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है, ठीक है। अगर आप इन ग्राफ्स में देखो तो ए ऑप्शन में 12 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हुआ है, तो इसका तो ये मतलब है ना कि ये दोनों ग्राफ्स आपस में रिलेट ही नहीं किए जा सकते। दूसरे में बी में देखो तो उसमें भी आपका 12 डिस्टेंस कवर हुआ है, तो ये भी आप नहीं यूज कर सकते, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। सी और डी में अगर आप देखो तो 6 का ही डिस्टेंस कवर हुआ है। इसका मतलब है कि ये दोनों ग्राफ्स एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि जो अच्छा जी, moving on to the question 24, it states that the graph shows how speed of the car varies with time at the start of the journey. ग्राफ उन्होंने आपको दिया हुआ है, which distance time graph represents the motion of the car over the same period of time. अच्छा, एक आपको स्पीड टाइम दिया हुआ है और इसको कहा गया है कि रिलेट करें डिस्टेंस टाइम के साथ। अब हमको ये मालूम है कि जो स्पीड टाइम ग्राफ होता है उसमें ये आपका, सॉरी, let me get my pencil. अच्छा, स्पीड टाइम ग्राफ में ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन
और एरिया अंडर द ग्राफ आपका रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्टेंस। तो अगर आपको स्पीड टाइम ग्राफ को कोरिलेट करना है विद अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो आप इसका डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए। ठीक है, इस पे उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, फिर डिस्टेंस टाइम को और को रिलेट आप कर सकोगे ना स्पीड टाइम के साथ। तो अगर हम ये देखें एरिया अंडर द ग्राफ जो हमें डिस्टेंस देता है, इट मेक्स अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें बेस 4 है और हाइट जो है वो 6 है। तो अगर हम कैलकुलेट करें एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, base 4 into 6, 6 4s are 24 by 2 and it gives 12 meters as answer. तो अब अगर देखो तो इसमें सबसे ज्यादा आपके पास आसानी क्या हुई कि A और B दो ऐसे ग्राफ्स हैं जिसमें 12 मीटर्स का ही डिस्टेंस कवर किया गया। ठीक है, जबकि C और D ऐसे ग्राफ्स हैं जिसमें डिस्टेंस ही 6 का कवर किया जा रहा है। तो ये दोनों ग्राफ्स तो आपके एलिमिनेट हो गए क्योंकि ये तो रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ठीक है ना, डिस्टेंस हमारा 12 का ट्रेवल हुआ है विद दिस स्पीड टाइम ग्राफ, और यहाँ पे वो डिस्टेंस 6 और 6 का शो कर रहे हैं, तो ये कैंसिल हो गए। आप लोग इस बात में कंफ्यूज ना हो कि ये 6 तक रिप्रेजेंटेड है तो यही होगा आंसर। नो, डिस्टेंस मैंने ये वाला स्टेप जो है वो किया ही इसलिए ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंड हो कि इस ग्राफ में ये जो बॉडी है जिसकी आपको एक्सेलरेशन दिखाई जा रही है वो मूव कितनी कर रही है। तो मूव वो जो कर रही है वो इस तरह आपने निकाला है कि 12 कर रही है। तो एटलीस्ट जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ बने तो आपका डिस्टेंस तो 12 मीटर्स मूव किया गया हो ना। तो इस वजह से ये दोनों एलिमिनेट हो गए। और ये जो हम ग्राफ्स देखते हैं ए और बी के, उसके अंदर हमें पता चल रहा है कि जो बी का ग्राफ है वो डिक्रीजिंग स्पीड है, क्योंकि ये देखो ये आगे जाके ऐसे हो जाएगा और ये तो एट रेस्ट आ जाएगा। जो ए का ग्राफ है वो स्पीड इंक्रीज शो कर रहा है। यहाँ पर देखो ना ये ऊपर जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, जाए जा रहा है, तो ये तो इंक्रीज हो रही है ना स्पीड। तो डिस्टेंस भी फिर उस स्पीड के साथ इंक्रीज होगा। यहाँ तो डिस्टेंस जो है वो रुक जाएगा, जबकि इस ग्राफ में डिस्टेंस रुक नहीं रहा बल्कि वो आगे आगे मूव किए जा रहे हैं। ये देखो और बड़ी ट्रायंगल हो गई है और डिस्टेंस उसने कवर कर लिया, यहाँ पे तो डिस्टेंस ही खत्म हो गया है। तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता और ए वाला ऑप्शन आपका ऑप्शन है। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे टिप्स और ट्रिक्स होते हैं कि अगर आप उनको फॉलो कर लो ना तो आप बेहतर क्वेश्चन निकाल सकते हो। बहुत सारे बच्चों का पहला जो रिएक्शन होगा ना वो ये होगा कि ए और बी तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो 12 तक मार्क हुए में, सी और डी में से कोई आंसर होगा और वो मे बी सी को करेक्ट कर दें। तो ये अगर आपने कर लिया है ना ये वाला सोल्यूशन, तो इसका मतलब है कि आप सही जगह पहुंच गए हो। ठीक है, 25 ओके। एंड अच्छा ये मुझे लगता है इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं फॉर नाउ, क्योंकि अभी जो 1.4 है टॉपिक उसमें वेट और मास को इतना एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा तो यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है, ये मोशन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, और ये 26 क्वेश्चन भी इसी तरह है, ये आगे एम्पल अमाउंट में आएंगे। अच्छा आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हमको कवर करना पड़ेगा। तो हम लोग जब उसको कवर करेंगे तो मेरे ख्याल से वीडियो हमारी बहुत लंबी हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट अभी मैंने पीछे भी इसको कवर करवाया और एक दफा मैं यहाँ पे भी कवर कर रही हूँ। इसमें एक चीज जो पीछे कवर नहीं हुई थी वो आ जाएगी और एक पूरा कंप्लीट सिनेरियो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखो तो 4 balls with different masses are dropped from the height shown. Air resistance may be ignored. Which ball has the smallest average speed? ठीक है, तो अभी हमें क्या करना है, 4 balls हमारे पास हैं जो कि ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और एयर रेजिस्टेंस इग्नोर की जा रही है, यानी ये रेजिस्टेंस एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फिर स्पीड सबसे कम किस बॉल की, हमें ये देखना है। मैं आपको ये सिनेरियो एक एक्सप्लेन कर दूं कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, ठीक है, और रेयर रेजिस्टेंस उसकी जो है वो इग्नोर की जा रही है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज ही होती जाएगी, उसकी स्पीड इंक्रीज होती जाएगी।
ठीक है, क्योंकि उसको आगे से कोई अपोजिंग फोर्स नहीं मिल रही है। ठीक है, तो वो नीचे तेज से तेज स्पीड से आती जाएगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज जो इसमें है कि यहां पर आपको कहा गया है कि जी मैसेज ऑफ द बॉल डिफरेंट है। ठीक है, एक बात जो अभी आपने सीखी है वो ये है कि अगर एयर रेजिस्टेंस किसी चीज को फेस नहीं कर रही है टू अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो ऊपर से नीचे गिर रहा है, तो उसकी स्पीड इंक्रीज होगी। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो जो उसका मास है ना, वो बिल्कुल मैटर नहीं करता। ठीक है, आपको ये वाली बात पता होगी कि वो फेदर जो है और एक स्टील बॉल जो है या कॉइन जो है उसको एक ही हाइट से नीचे फेंका जाता है तो वो दोनों एट द सेम टाइम यहां नीचे पहुंचते हैं। ये वाली बात आपको पता है ना, आपने बचपन में बहुत दफा ये सिनेरियो सुना है। ठीक है, तो यहां पर देखो मैथ डज नॉट मैटर। ऊपर से नीचे एक चीज आ रही है तो उसका मैथ मैटर नहीं करता। ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर जो मैटर करता है वो जी की वैल्यू करती है, और हर चीज पे जी की वैल्यू यही एक्ट कर रही होती है। ठीक है, फर्क कब आता है? ठीक है, ये जो सारा कुछ हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं, फर्क कब आता है? जब डिफरेंट हाइट से चीज को ड्रॉप किया जाए। एक हाइट ये है और एक हाइट ये है। ठीक है, तो मैस तब भी मैटर नहीं करेगा। ये मैस बड़ा हो, ये मैस छोटा हो, ये तब भी मैटर नहीं करता। ठीक है, मैटर क्या करता है कि इस वाले को चूंकि ऊपर से एक ज्यादा हाइट से छोड़ा गया है, इसको ज्यादा टाइम लगे मिलेगा टू रीच द ग्राउंड, तो स्पीड यहां पर उस ऑब्जेक्ट की मोर होगी देन दिस ऑब्जेक्ट, क्योंकि उसको टाइम कम मिला टू स्पीड अप। ठीक है, तो मैथ्स का कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पर। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंट मैसेज ड्रॉप हुए हैं डिफरेंट हाइट से। ठीक है, तो स्पीड किसकी होगी? अच्छा, अगर मैं आपको उस तरह से करूँ ना तो सबसे ज्यादा स्पीड इसकी होगी, क्योंकि इसको ये सबसे ऊपर से छोड़ा गया, इसकी हाइट सबसे ज्यादा थी। हाइट जो थी वो इसकी जो थी वो सबसे ज्यादा थी, तो ये सबसे ज्यादा स्पीड गेन करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसको टाइम ज्यादा मिला है टू रीच द ग्राउंड। तो जैसे जैसे वो नीचे आता जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी, सिंस एयर रेजिस्टेंस तो कोई है नहीं है, ये इससे कम स्पीड से आएगा। ठीक है, ये हमने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन यूज कर लिया, ये इससे ग्रेटर स्पीड से आएगा। ये वाला जो है वो इससे ग्रेटर स्पीड से आएगा, क्योंकि इसकी हाइट इससे ज्यादा है, इसको इससे ज्यादा टाइम मिला है। और ये जो स्मॉलेस्ट बॉल है ना, ये इसकी स्पीड सबसे कम होगी, क्योंकि इसकी जो हाइट है वो सबसे कम है, इसको बहुत कम टाइम मिला है टू स्पीड अप। तो अगर हम इस क्वेश्चन को एक दफा फिर एक्सप्लेन करें या सुने, क्योंकि उस वक्त आपका ध्यान इस बात पे होगा कि हम क्वेश्चन सॉल्व कर लें पहले। ठीक है, तो अगर हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है तो मैं ये सब मिटा के आपको एक दफा वंस एंड फॉर ऑल कुछ बातें बता दूं, ताकि ये क्वेश्चन कभी भी आपको करने में कोई कंफ्यूजन ना हो इस किस्म के सिनेरियो की। ठीक है, तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया कि जो स्पीड है ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर एयर ऑफ अ फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो ऊपर से गिर रही है, अगर उसको एयर रेजिस्टेंस नहीं मिलेगी तो वो स्पीड अप होती जाएगी।
पेंसिल प्लीज निकाल लूं, सॉरी फॉर द डिलेज। तो हमने ये एस्टैब्लिश कर लिया है कि फॉर एनी फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट if air resistance is not there, air resistance को AR लिख दें, is zero, not there, तो it will keep on speeding up. ठीक है। Number 2, speed will be greatest of the object which has been dropped from max height. मैक्सिमम हाइट जिसकी है ना, उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होगी बिकॉज it had the most time to speed up. ठीक है। तीसरी बात हमने ये एस्टैब्लिश की है कि the mass does not matter in this case. ठीक है। आप दो ऑब्जेक्ट्स को एक जैसी हाइट से छोड़ेंगे, एक बड़ी हो एक छोटी हो, वो एक ही हाइट से आ रहे हैं तो उनकी स्पीड सेम रहेगी। ठीक है। इसी वजह से दो हेवी और लाइट ऑब्जेक्ट्स भी सेम टाइम पर नीचे पहुंचते हैं। फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट, उनको सेम टाइम लगता है क्योंकि स्पीड उनकी सेम रहेगी। ठीक है। फर्क तब आएगा जब आप हाइट को चेंज करेंगे। जब आप हाइट को चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली स्पीड उसी ऑब्जेक्ट की ज्यादा होगी जो कि ऊपर से छोड़ा गया। इसकी स्पीड विल ऑलवेज बी कम एंड इट्स नॉट ड्यू टू इट्स मास। इट्स ड्यू टू द टाइम टेकन। तो अगर आप ये वाली बातें याद कर लो, एक दफा अपने जहन में बिठा लो कि ये जो चीज है, अगर हमने ये 3-4 सिनेरियोज एक पर्टिकुलर केस के याद कर लिए हैं जिसमें वेट्स डिफरेंट हैं मगर हाइट भी डिफरेंट है, तो स्पीड किसकी ज्यादा होगी? तो वो स्पीड आपकी ये जो 4 kg का बॉल है, ये इसकी स्पीड इसलिए कम नहीं थी कि उसका मास सबसे ज्यादा था, वो इसलिए कम थी क्योंकि वो उसकी हाइट सबसे कम थी, उसको टाइम ही नहीं मिला टू स्पीड। ठीक है। इस वजह से हमने ये किया। तो ये अगर आप पर्टिकुलर सिनेरियो याद कर लो तो आपके कितने सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि ये क्यों हो रहा है, ये किस लिए हो रहा है, ये कैसे हो गया, मेरा क्वेश्चन गलत क्यों हो गया, ओ माय गॉड मैं इसका आंसर क्या करूं। ठीक है। ये सिनेरियो काइंडली अंडरस्टैंड कर लो, अपने जहनों में बिठा लो, रट्टा मार लो। रट्टा मारने की जरूरत नहीं है यार, मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है, तो अगर आप उसको समझ लो और उसको अपने दिमाग में बिठा लो तो आप क्वेश्चंस आराम से कर सकोगे। यही ट्रिकी क्वेश्चंस हैं बेसिकली जो मोशन में आते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ का क्वेश्चन है, इस किस्म के क्वेश्चन है, फ्री फॉल के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, टर्मिनल वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने देखो एक दफा टर्मिनल वेलोसिटी के बारे में नहीं बताया, मैंने पिछले 4-5 क्वेश्चंस में पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी है। इसलिए कर दी है कि हर दफा जब बात आपके दिमाग में जाएगी तो मे बी वो सेटल हो जाए और अल्लाह करे कि आप लोग बेहतरीन पेपर कर सको और आपकी गलतियां ना हो, और मेरी थोड़ी सी कोशिश से अगर आप लोग अच्छे मार्क्स अच्छे ग्रेड्स ले पाते हो तो दैट वुड बी वेरी नाइस। तो मेरा ख्याल से इट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 28 से शुरू करेंगे और फिर हम देखते हैं पार्ट बी, और पार्ट 2 ऑलरेडी हो गया है इस
पार्ट 2 ऑलरेडी हो गया इस टॉपिक का, तो इंशाल्लाह देखते हैं आगे कितने पार्ट्स हमें लगते हैं। ठीक है, चलो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज।